गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। आज का हमारा टॉपिक है लाला लाजपत राय समाज सुधारक के रूप में। एक कट्टर राष्ट्रवादी और जोशीले देशभक्त होने के साथ साथ लाला लाजपत राय समाज सुधारक भी थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उनके आर्य समाज के साथ बहुत गहरे और नज़दीकी संबंध थे और आर्य समाज बुनियादी तौर पर सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में एक सुधार आंदोलन ही था। इसलिए उन्होंने आर्य समाज और सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी के द्वारा सामाजिक और मानवतावादी सेवाएं प्रदान की गई। वह एक प्रभावशाली वक्ता, देशभक्त और महान सुधारक थे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक रूप से यत्न किए। उन्होंने भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा शिक्षा में सुधार। शिक्षा संबंधी विचार किए थे ना हमने इसके, तो कितना इन्होंने मतलब हिंदी पे भी जोर दिया था, मातृभाषा पे भी जोर दिया था। लाला लाजपत राय के अनुसार शिक्षा मानवीय विकास की आधारशिला है। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के जीवन को प्रगतिशील और मनुष्य को व्यवहारिक मनुष्य बनाए। लाला जी ने तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा को दोषपूर्ण माना था। लाला जी के अनुसार ब्रिटिश शिक्षण प्रणाली असमानता पर आधारित है क्योंकि यह अमीर और गरीब के अंतर को बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि पब्लिक स्कूल हैं जो महंगे हैं और महंगे स्कूलों में गरीब के बच्चे भेज नहीं पाएंगे, तो ये डिफरेंस करती है, असमानता का बिहेव करती है। उनमें तो केवल अमीर के जाएंगे और गरीब रह जाएंगे। ब्रिटिश शिक्षा की उपज पब्लिक स्कूलों में गरीबों के बच्चों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। लाला लाजपत राय ने अमेरिका की शिक्षण प्रणाली का समर्थन किया क्योंकि वहाँ की शिक्षण प्रणाली समानता पर आधारित थी। उन्होंने सह शिक्षा और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजी संस्कृति पर आधारित स्कूलों के विरोध में उन्होंने डीएवी शिक्षण संस्थानों की क्रमबद्ध लड़ाई लड़ी जो आरंभ की थी, वह आज भी लगातार जारी है। उनका प्रचार प्रसार भारत में नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में भी हो रहा है। ये उसके शिक्षा संबंधी विचार का प्रश्न करोगे ना, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसी का एक सारे एडिंग जो शिक्षा से रिलेटेड वो इसमें थोड़े थोड़े ऐड कर दोगे तो आपका एडिंग ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा धर्म परिवर्तन को रोकने संबंधी। 18वीं और 19वीं सदी में हिंदुओं के दलित वर्ग की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनके साथ उच्च जाति के लोग बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे। उनको ऊंची जाति के लोगों के कुओं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था। उनको मंदिरों में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। ये बताते हैं ना, कई बार लेसन करते हैं तो भाई हमारे भी सामाजिक परिवेश में ऐसी ही परंपराएं थी। जो हमारे घर में सीरी साजी लगे होते थे नीची जाति वाले, उनके साथ हमारे बुजुर्ग जो बड़े बूढ़े थे, दादा दादी, वो भी ऐसे ही करते थे। ऊपर से उनको दूध लस्सी डालते थे। उनके बर्तन भी अलग होते थे। अगर कोई सोने वाला भी वहीं पर होता था परमानेंट तो उनके बिस्तर भी दूर से होते थे। तो इस प्रकार का भी वो पहले उनके साथ किया जाता था। ऊंची जाति द्वारा दलितों के साथ किए जा रहे ऐसे व्यवहार के कारण दलित वर्ग के लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनते जा रहे थे। इस स्थिति से निपटने के लिए लाला जी ने स्वामी दयानंद जी द्वारा चलाए गए शुद्धिकरण आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर दलितों को ईसाई बनने से रोकने का प्रयत्न किया। ईसाई पादरी दलितों को ईसाई बनाने के अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे थे। दलितों को कई प्रकार की लालच भी दी जा रही थी। इसलिए लाला जी ने दलितों को हिंदू समाज का अविभाजित अंग मानकर ऊंची जाति के लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के यत्न किए। भाई इस तरह तो सारे हिंदू ही हैं, ये दलित भी थे तो हिंदू ही, सारे ईसाई बन जाएंगे। तो बड़ी ऊंची जाति वाले लोगों को समझाना शुरू किया, भाई तुम गलत हो, सब बराबर है। मानव ने सबको पैदा इकट्ठा किया है। तो ऊंची जाति वाले लोगों का दृष्टिकोण चेंज करने का प्रयत्न किया, भाई अपनी नजरिया बदलो। उन्होंने हजारों हिंदुओं को जो ईसाई बन गए थे शुद्धिकरण के द्वारा दोबारा हिंदू बनाया। ऊंची जाति से इनके लिए सम्मान अधिकारों की मांग की और शिक्षण संस्थानों और मंदिरों में प्रवेश की आज्ञा दिलवाई। इसलिए लाला लाजपत राय ने शिक्षा के व्यापक प्रसार पर जोर दिया ताकि यह वर्ग अपना सामाजिक स्तर अपने आप ठीक कर सके। दलितों के उत्थान के लिए लाला जी ने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग दान कर दिया था। छुआछूत की समाप्ति, ये भी इसी से रिलेटेड हो गया। छुआछूत ऐसा ही है। लाला लाजपत राय ने अपना पूरा जीवन अछूतों की समस्याओं को सुलझाने में लगा दिया। वह छुआछूत की प्रथा के लिए उच्च जाति के हिंदुओं को दोषी मानते थे। लाला लाजपत राय के समय उच्च जाति के लोग दलित वर्ग के लोगों की परछाई से दूर भागते थे। उनका शिक्षण संस्थानों और मंदिरों में भी प्रवेश किया गया नहीं थी। पर लाला दलित वर्ग को हिंदू समाज का अविभाज्य अंग मानते थे, अविभाजित अंग मानते थे। वह हिंदुओं के बौद्धिक और नैतिक स्तर को तब तक ऊंचा उठाने को तैयार नहीं थे जब तक समाज में दलित वर्ग की स्थिति सुधारी नहीं जाती। लाला जी दलित वर्ग को सामाजिक व्यवस्था के अन्य वर्गों के साथ जोड़ना चाहते थे ताकि उनके साथ सामाजिक न्याय और उनके साथ भेदभाव न किया जाए। अछूतों संबंधी लाला लाजपत राय के कार्यों पर रोशनी डालते हुए गांधी जी ने 4 जनवरी 1934 को अपने हरिजन नामक समाचार पत्र में लिखा था कि भारत में जब हिंदू वर्ग दलित वर्ग के प्रति अपने कर्तव्यों से जागृत नहीं था तब उस समय लाला जी ने बिना किसी स्वार्थ के प्रभावशाली रूप से घोषणा की थी कि छुआछूत की बुराई हिंदू धर्म में कलंक के समान थी।
यदि लाला लाजपत राय जी ने अपने जीवन काल में इस बुराई को दूर करने के अतिरिक्त और कोई कार्य न किया होता तो लोग उनके प्रति श्रद्धा इसी प्रकार बनी रहती। लाला लाजपत राय जी ने अपने आप को छुआछूत को खत्म करने के लिए और दलित श्रेणियों की मुक्ति के लिए अर्पित कर दिया। दलित श्रेणियों के सुधारों के लिए उन्होंने सर्व भारतीय सुधार सभा की स्थापना की। ये ऑप्शनल में पूछ सकते हैं, कौन सी सभा की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने सुधारों के लिए, या इसका नाम देकर ये कर सकते हैं कि इसकी स्थापना किस विद्वान पुरुष ने की थी। तो ये आप थोड़ा अंडरलाइन कर लिया करो, वरना पीछे से याद कर लेना। उन्होंने कहा था कि हम लोकतंत्र युग में रह रहे हैं। लोक राज्य इस बात की मांग करता है कि सारी असमानताओं को समाप्त कर दिया जाए। दलित श्रेणी की उन्नति का उद्देश्य उन्हें बहुत प्यारा था। मई 1913 में गुरुकुल कांगड़ी के स्थान पर दलित श्रेणियों की कॉन्फ्रेंस में प्रधान के तौर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अछूत और दलित श्रेणियों के सारे रोगों का इलाज शिक्षा है। शिक्षा ही उनको वास्तविक तथ्यों को महसूस कराने के योग्य बना देती है। शिक्षा उनके विचारों और कर्मों को शुद्ध कर देगी। इसके साथ ही वे अपने उचित अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने के योग्य हो सकेंगे। हम उनके लिए स्कूल खोलने चाहिए और इनमें ऊंची जाति के बच्चों को भेजना चाहिए। इससे अलगपन होने की दीवार गिर जाएगी। भाई स्कूल खोल दो जिसमें इकट्ठे बैठें, इकट्ठे पढ़ें, कहीं कोई मतलब दीवार ना हो अमीर गरीब के बीच में, इकट्ठे पढ़ेंगे। तो तुम देखो यहाँ इकट्ठे पढ़ते हो, कभी पूछते हो तुम कौन सी जाति के हो? जो भी खाना पीना होता है इकट्ठे खाते पीते हो ना। तो एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा लोगों के मन से छुआछूत की जो भावना थी ये खत्म की जा सकती थी। और पढ़ेंगे तो दलित का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा, उनका रहन सहन का तरीका भी बदलेगा। और शिक्षा से ही जो अमीर लोग थे या जो दूसरी हिंदू जाति जो इनको दलित समझती थी, उनके भी मन में ये रहेगा भाई बराबर हैं सब, क्या ये भगवान ने थोड़ा नहीं बनाई, ये तो हमारे यहाँ रहने वाले महान पुरुषों ने बनाया है। जो कर्म के आधार पर बांटी गई है ना जातियाँ, वो तो वैसे ही बांटी थी। भगवान ने कोई ठप्पा लगा के थोड़ा नहीं भेज रखा है ये अछूत है। ये तो हम पैदा तो एक जैसे ही होते हैं ना सभी। तो शिक्षा के द्वारा ही ये सब दूर किया जा सकता था। लाला लाजपत राय ने अछूतों की समस्या का हल बताते हुए कहा कि हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, परंतु यह वर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील थी और किसी भी जाति का व्यक्ति वर्ण परिवर्तन करके किसी भी दूसरे वर्ण में जा सकता है। उनके विचार अनुसार आर्य समाज में कोई भी व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर किसी भी पद पर जा सकता था। उन्होंने शिक्षित नौजवानों को अछूतों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया था ताकि भारतीय समाज में छुआछूत के कलंक को मिटाया जा सके। युवकों के बौद्धिक विकास पर जोर। लाला लाजपत राय ने युवकों के बौद्धिक विकास के महत्व को समझते हुए उनके बौद्धिक विकास पर जोर दिया। लाला लाजपत राय भारत के पुनर्निर्माण के लिए बच्चों के उचित पालन पोषण और उनके बौद्धिक विकास के लिए स्कूलों और कॉलेजों में सह शिक्षा देने के समर्थक थे ताकि नौजवान लड़के और लड़कियां अपने भविष्य को अपने आप निर्माण कर सके। उन्होंने हमारे तंग नैतिक दृष्टिकोण को बदलने की सलाह दी थी ताकि नौजवान आपस में मिलकर स्वतंत्र, स्पष्ट और आत्मविश्वास का जीवन व्यतीत करना सीख सके। हमारे क्या धारणा थी कि भी लड़के लड़कियों को इकट्ठे नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना, लेकिन ये तंग विचारधारा थी। इसको खत्म करो और इकट्ठे पढ़ेंगे तो उनमें आत्मविश्वास आएगा, उनके अंदर स्वतंत्र रूप से स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने का मौका मिलेगा उनको। युवक और युवतियों की आपस में जान पहचान बढ़ने से उनका नैतिक, भौतिक और मानसिक परिवर्तनों का विकास होता है। दोनों में आपसी मुकाबले की भावना उनकी शिक्षा संबंधी योग्यता को बढ़ाने में सहायता करती है। इसलिए लाला लाजपत राय उनके बौद्धिक विकास पर जोर दिया था। स्त्रियों को सम्मान अधिकार। लाला लाजपत राय ने स्त्रियों की दयनीय स्थिति और उनके शोषण को देखते हुए स्त्रियों की पुरुषों के साथ समानता के ऊपर जोर दिया। उनके मतानुसार समाज के बहुपक्षीय विकास के लिए आवश्यक है कि स्त्रियों को सम्मान अधिकार प्रदान किए जाएं। घर की चार दीवारी के बाहर स्त्रियों की भूमिका राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक जीवन का अंग बन चुकी है और आने वाले वर्षों में यह बहुत बड़ा आकार धारण कर लेगी। इस प्रकार का प्रभाव स्त्रियों के जीवन स्तर और कार्य क्षेत्र दोनों पर पड़ेगा। स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सामाजिक और पारिवारिक स्तर को उन्नत करने के लिए उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना था। उनके मतानुसार स्त्रियों को समान अधिकार की प्राप्ति के लिए और अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करने के लिए आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि हमें स्त्रियों को समान अधिकार प्रदान न करके राष्ट्र की आदि समर्थ शक्ति को विकसित करने से रोकते हैं। समान अधिकार की प्राप्ति के लिए लाला लाजपत राय ने स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया था। उनका मत था कि स्त्रियों की शिक्षा के द्वारा भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती हैं। जैसे पहले स्त्रियों के साथ बहुत बुरा किया जाता था ना, अब तो पढ़ने लिखने लगी, अब तो उनको पता है कि हम पुरुषों के बराबर है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ कमाते हैं तो हम शोषण नहीं होने देंगे अपना। तो अब औरतें जो हैं जागरूक हो गई हैं। मजदूरों की दशा में सुधार।
लाला लाजपत राय लंबे समय तक विदेशों में रहे। इस प्रवास काल के दौरान उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा की और वहां के कारखानों, उद्योगों आदि में काम करने वाले मजदूरों की दशा को देखा। उनकी दशा को देखकर वह लोकतंत्रीय समाजवाद के समर्थक और पूंजीवाद के आलोचक बन गए। भारत में आने के पश्चात उन्होंने मजदूरों के उत्थान के संबंध में कार्य करने आरंभ कर दिए। वे भारत में प्रचलित बेगार प्रथा के कानूनी आधार पर बंद करना चाहते थे। बेगार समझते हो ना? बेगार होता है बिना वेतन दिए काम करवाना, है ना। जब हम किसी से सारा दिन काम करवाते रहते और उसके बदले उसको कोई वेतन नहीं देते, बिना वेतन काम करवाना होता है बेगार की व्यवस्था। धारा 23 में मौलिक अधिकारों में बोला गया ना, बेगार का अंत। जो पहले स्त्री से या बच्चों से बेगार पर काम करवाया जाता था या बिना वेतन काम करवा दिया जाता था, अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया हमारे मौलिक अधिकारों में धारा 23 में। तो पहले ऐसा बहुत ज़्यादा होता था। बेगार प्रथा को कानूनी आधार पर बंद करवाना चाहते थे। अमेरिका से वापस आने के पश्चात 1920 में उन्होंने अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देना आरंभ कर दिया। कलकत्ता में होने वाले भारतीय मजदूर संघ के पहले समागम 1920 में वे सभापति बने। विश्व में मजदूरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना पर जोर दिया। वह चाहते थे कि मेहनत को पूंजी से अधिक महत्वपूर्ण माना जाए और मेहनत का सम्मान किया जाए। उन्होंने 1926 में जनेवा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका और लैटिन अमेरिका में मजदूरों की स्थिति की जांच करवाने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ द्वारा भारत में प्रतिनिधि रखने का प्रस्ताव रखा। इस सम्मेलन में उन्होंने पूर्व में मजदूरों की स्थिति के विषय में बहुत प्रभावशाली भाषण दिया। इसके पश्चात वर्ल्ड माइग्रेशन कांग्रेस में भाग लेने के लिए लंदन गए। वह भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के इच्छुक थे। उनके यत्नों से भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत में मजदूर आंदोलन में लाला जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाला जी और किसान आंदोलन 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ जाने के कारण लाला जी बहुत ही निराश हुए और इस सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात वापस पंजाब आकर समाज सुधार कार्यक्रम में लग गए। सबसे पहले उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा पास किए गए लैंड एलिनेशन एंड कॉलोनलाइजेशन के विरुद्ध पंजाब के किसानों में जनमत उत्पन्न करने के यत्न किए। उन्होंने महसूस किया कि इन कानूनों संबंधी किसानों में गहरा असंतोष है। उन्होंने किसानों में फैले असंतोष को आंदोलन का रूप देने के लिए उनकी अगुवाई की, जिसके फलस्वरूप सारे पंजाब में किसानों द्वारा व्यापक प्रदर्शन किए गए। इस प्रदर्शन के कारण पंजाब सरकार डर गई। भारतीय सेना में पंजाब में से आधे सिपाही भर्ती किए गए थे। इसी कारण अंग्रेजी शासन भयभीत हो उठा कि कहीं पंजाब के ये सिपाही किसानों का साथ देने के लिए विद्रोह न कर दे। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्कर चलाया और किसानों के नेता लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को बंदी बना लिया। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर देश से निकाल देने का आदेश दे दिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी का और देश छोड़ने की सजा न केवल पंजाब में बल्कि सारे देश में कई भागों में प्रदर्शन किए गए और कहीं कहीं हिंसक प्रदर्शन भी हुए। मजबूर होकर सरकार को पंजाब से इन कानूनों को समाप्त करना पड़ा और इससे किसानों को काफ़ी राहत महसूस हुई। आर्थिक सुधार लाला लाजपत राय को अपने राजनीतिक जीवन के आरंभिक समय से ही भारत की कमजोर अर्थव्यवस्था का एहसास हो गया था। उनको इसको ध्यान में रखते उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए अनेकों महत्वपूर्ण विचार पेश किए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए हड्डियों का निर्यात करने और खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए बढ़िया खाद प्रयोग करने संबंधी लेख लिखे। उन्होंने भारत की गरीबी और समूची आर्थिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात वह इस नतीजे पर पहुंचे कि यह सारी दुर्दशा के लिए ब्रिटिश शासक की आर्थिक नीतियां जिम्मेदार थी। इस संबंध में उनका मत था कि भारत में ब्रिटिश अन्याय के प्रसार की कहानी देश के आर्थिक और सैनिक विनाश की लंबी प्रक्रिया थी, जिसको पूरा होने में लगभग 1 सदी लगी। इस लंबे काल में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने देश को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारी जो खेती होती थी ना, वो तो बंद करवा दी। अफीम और नील की खेती करवाने लग गए, यहाँ से सारा कच्चा माल ले जाने लग गए, तो हम आर्थिक रूप से कमजोर कर दिए। सोने की चिड़िया से मिट्टी की चिड़िया बना दिए, क्योंकि अपनी उद्योग फैक्ट्री बंद हो गए। कच्चा माल सस्ता लेता है, तैयार माल वहाँ से महंगा बेचता, तो दोरी मार होगी। बेचा भी हमने कम रेट में और खरीदा महंगे रेट में, तो हमें इसलिए उन्होंने बिल्कुल कमजोर कर दिया था आर्थिक रूप से। कांग्रेस की औद्योगिक समिति के मेंबर के रूप में उन्होंने स्वदेशी को समर्थन किया। उन्होंने दादा भाई नौरोजी और विलियम डिग्वी के विचारों का समर्थन किया और भारत की आर्थिक कमजोरी के लिए अंग्रेजी शासन को दोषी ठहराया। उन्होंने तर्क दिया कि अंग्रेजी शासन ने भारत का बौद्धिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण करके भारत के आर्थिक खजाने को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खर्च किया है। इस संबंधी उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड के औद्योगिकरण का भवन भारतीय शोषण की नींव पर खड़ा है। भारतीय धन द्वारा ही अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने खड़े किए हैं और भारत को आर्थिक दृष्टि से कमजोर बनाया है। धन की निकासी का सिद्धांत पढ़ा था ना भी, धन की निकासी कैसे हो रही है भारत से, यहाँ से
तो ये हमने पढ़ा था दादा भाई नारोजी का, वहाँ से हमें पता चला था कि किस प्रकार हमारा सारा धन इंग्लैंड पहुँच रहा है, हर हमारे धन के ऊपर वो ऐसो आराम कर रहे हैं। लाला लाजपत राय के इन विचारों ने आर्थिक राष्ट्रवाद पैदा करने में बहुत मदद की। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय किसानों, व्यापारी और मजदूरों की ब्रिटिश साम्राज्य के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। वे इस स्थिति को समाप्त करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करना चाहते थे। अकाल पीड़ितों की सहायता। 1897 में मध्य प्रांत को भयानक अकाल का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हजारों व्यक्तियों को भूख से मरना पड़ा था। ये बंगाल में पड़ा था भी उसमें अकाल। ईसाई प्रचारक अकाल से पैदा हुई मुसीबतों को नाजायज फायदा उठा रहे थे और बहुत भारी मात्रा में हिंदू बच्चों और विधवाओं को ईसाई धर्म में शामिल कर रहे थे। लाला लाजपत राय को इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य करना शुरू किया और इस प्रकार हजारों हिंदू स्त्रियों और बच्चों को ईसाई प्रचारकों की धर्म परिवर्तन संबंधी सरगर्मियों से सुरक्षित किया। 1897 में लाला जी ने हिंदू यतीम सहायता संस्था का, ये भी अंडरलाइन कर लो, की स्थापना की, जो कि बेसहारा बच्चों की देखभाल करने वाली मानवीय संस्था थी। 1900 में फिर अकाल पड़ा और ईसाई धर्म के प्रचारकों ने फिर से अपनी सरगर्मियां को शुरू कर दिया। फिर लाला लाजपत राय ने यह महसूस किया कि हिंदू धर्म को अपने अनाथों और विधवाओं की आप ही रक्षा करनी चाहिए। लाला जी ने 1901 में अकाल कमीशन के सामने गवाह के रूप में पेश हुए। अपने बयान में उन्होंने इस बात की मांग की कि हिंदू अनाथों और विधवाओं को हिंदू संस्थाओं को सौंप दिया जाए। कमीशन ने उनके विचार के साथ सहमति प्रकट की और सिफारिश की थी कि बेसहारा बच्चों और अनाथों को तब तक अन्य धर्म से संबंधित व्यक्तियों या संस्थाओं को न सौंपा जाए जब तो उनके अपने धर्म से संबंधित ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जो उनकी देखभाल कर सके उनकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते, ढूंढने के सारे यत्न असफल ना हो जाए। धार्मिक सुधार। लाला लाजपत राय ने तत्कालीन सामाजिक और हिंदू धर्म में आ चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ धार्मिक सुधारों के सुझाव पेश किए थे। हिंदू धर्म में आए दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने स्वामी दयानंद द्वारा बताए गए रास्तों को उचित बताया। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आ चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए सुधारवादी और पुनर्जागरण शुद्धि आंदोलन चलाया था। उन्होंने आर्य समाज की हिंदू धर्म में आ चुकी बुराइयों के विरुद्ध विद्रोह माना। लाला लाजपत राय ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय दशा आदि में सुधार करने के लिए प्रशंसनीय कार्यक्रम चलाए। उनकी अगुवाई में आर्य समाज ने बहुत प्रगति की और जल्दी ही सारे भारत में उसका विस्तार हो गया। उनके अनुसार हिंदू में जो बुराइयां कुरीतियाँ आ चुकी है, इन कुरीतियों का हल हम आर्य समाज के माध्यम से कर सकते हैं। दलित वर्गों से संबंधित लोगों को मंदिरों में प्रवेश करवाने के लिए उन्होंने व्यापक आंदोलन चलाए और उन्होंने मंदिरों में प्रवेश की आज्ञा दिलवाई। समाज सुधार के लिए राजनीतिक समर्थन जरूरी। उदारवादी कांग्रेसियों की तरह वह भी राजनीतिक कार्य और समाज सुधारों में गहरे संबंधों में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि ये दोनों काम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उदारवादियों की तरह लाला लाजपत राय ने यह कहने में कोई झिझक महसूस नहीं की थी कि सामाजिक सुधार के लिए राज्य को एक यंत्र की तरह प्रयोग किया जाए। यहाँ यह वर्णन योग्य है कि राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी आदि उदारवादी नेता इसी विचार के थे कि भारत में सामाजिक सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाने जरूरी थे। परंतु बाल गंगाधर तिलक और कुछ दूसरे उग्र राष्ट्रवादी भारत के सामाजिक और आर्थिक सुधारों के कामों में राज्य की दखलंदाजी के विरुद्ध थे। उन्होंने अफसोस प्रकट किया कि भारत में सुधारों को भारी विरोधी शक्तियों का कार्य करना पड़ता है, क्योंकि राज्य से किसी किस्म की सहायता लिए बिना इसको पक्षपात और अज्ञानता के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है। निष्कर्ष रूप में लाला लाजपत राय बहुपक्षीय शख्सियत के मालिक थे। इस्लाम धर्म उनका था, हिंदू धर्म के श्रद्धालु परोपकार थे, आर्य समाज के प्रमुख हस्तियों में से एक थे और राष्ट्रवादी चिंतन उनका जीवन था। देखो वो क्या था, उनका इस्लाम धर्म था। मेन क्या था, इस्लाम धर्म उनका विश्वास था और हिंदू धर्म के श्रद्धालु थे वो, और आर्य समाज की मेन हस्तियों में थे ही, और राष्ट्रवादी तो वो थे ही थे। तो हर प्रकार के हो गए ना, वो इस्लामिक भी हो गए, हिंदू भी हो गए, आर्य समाजी भी हो गए, राष्ट्रवादी भी हो गए। इस तरह के महान व्यक्ति का एक महान समाज सुधारक होना कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। लाला जी ने भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार करने के लिए हार्दिक प्रयत्न किए। स्त्रियों, दलित श्रेणियों, किसानों, मजदूरों आदि की स्थिति को सुधारने संबंधी जो सुझाव उन्होंने दिए और व्यवहारिक तौर पर जो यत्न किए, अकाल और प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए जो सेवा उन्होंने की, और धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास और दूसरी बुराइयों को दूर करने संबंधी उन्होंने जो महान योगदान दिया, उन सब के फलस्वरूप उसका नाम भारतीय समाज में एक समाज सुधारक के रूप में होना अमर रहेगा।